जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉलेज विला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये 2 मई का आपका करंट अफेयर्स है और इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के लिए रखे हैं। तो चलिए हम लोग पहले तो प्रश्नों पर बात कर लेते हैं और सारे कंटेंट को पहले समझ लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको जो है वो देंगे। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं और जितना भी हमने आपको कंटेंट दिया है यहाँ पर, वो सारा कंटेंट आपको अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में उसको नोट कर लेना है। दोस्तों, ये आगे चल करके आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार सिद्ध होने वाला है। तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है और वीडियो को पूरा देखना है। और देखने के साथ साथ में आपको लिखना भी है। यदि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और यदि सीरियस नहीं है पढ़ाई के प्रति, फिर तो आप स्किप करके जाएंगे ही, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए आप देखते हैं प्रश्न को। यहाँ पर हमने यहाँ पर पहले प्रश्न पर हम बात करते हैं। देखिए, यह है आपका दोस्तों पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कहां पर देश का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क खोला जा रहा है? आपके सामने प्रश्न है, मध्य प्रदेश में देश का पहला, भारत का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क कहां पर खोला जा रहा है दोस्तों, जहां पर महिलाओं के लिए कार्य करने की व्यवस्थाएं होंगी। महिलाओं के लिए इंडस्ट्रियल पार्क कहां पर पहला है दोस्तों देश का, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये ओपन किया जा रहा है दोस्तों पीथमपुर, जो कि धार जिले में आता है। धार जिले में आता है दोस्तों पीथमपुर। यहां पर देश का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क जो है मित्रों खोला जा रहा है। ये आपको यहां पर याद रखना है। चलिए, पीथमपुर है जो दोस्तों, पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है? पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। क्यों डेट्राइट दोस्तों? वैसे उद्योग कहलाते हैं। भारत का डेट्राइट इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यहां पर जो ऑटोमोबाइल है दोस्तों, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में दोस्तों बहुत ही ज्यादा यह फेमस है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा जो है फेमस है, इसलिए इसको भारत का डेट्राइट कहा जाता है। ये आपको यहां पर याद रखना है, किसको? पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। अच्छा, देश का पहला दोस्तों, देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, अगर आपसे कोई पूछे, इसी से संबंधित प्रश्न है। देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना ये कहां पर है दोस्तों? ये मंडीदीप एक स्थान है, रायसेन जिले में आता है। रायसेन जिले में मंडीदीप है। यहां पर देश का पहला क्या है? ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है। कहां पर है? मंडीदीप में है, जो कि रायसेन जिले में मध्य प्रदेश में आता है। ऑप्टिकल कारखाना है, पहला है। अगर आपसे पूछा जाए चमड़ा कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो आप यहां पर बताएंगे मध्य प्रदेश के देवास में दोस्तों क्या है? चमड़ा कॉम्प्लेक्स है। मध्य प्रदेश के देवास में क्या है? चमड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है अपना दोस्तों, ये इंडस्ट्री से संबंधित था, है ना, उद्योगों से संबंधित था, इसीलिए हमने इसी तरह के यहाँ पर संबंधित प्रश्न भी आप लोगों के लिए रखे हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कुछ मध्य प्रदेश में ऐसे उद्योग हैं जो कि विभिन्न कंट्री के सहयोग से ओपन किए गए हैं, और दोस्तों ये प्रश्न में भी पूछे जाते हैं। जैसे भेल जो है दोस्तों, BHEL, यहां पर अगर हम समझेंगे भेल को, BHEL, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। ये दोस्तों भेल जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में भेल का सेंटर कहां पर है? ये भोपाल में है। और दोस्तों ये भेल मध्य प्रदेश में ब्रिटेन के सहयोग से ओपन किया गया। भेल की स्थापना किसके सहयोग से ओपन हुई? ये ब्रिटेन के सहयोग से भेल की स्थापना दोस्तों यहां पर की गई। ये आपको याद रखना है। अच्छा, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, दोस्तों विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र ये है कहां पर मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में सिंगरौली में है। सिंगरौली को दोस्तों ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। यहां पर विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है जो मित्रों, ये USSR, यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, USSR के सहयोग से ओपन की गई। क्या दोस्तों? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र USSR के सहयोग से इसको खोला गया। अच्छा, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र के बारे में अगर आपसे मित्रों पूछा जाए, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, तो यह USA के सहयोग से खोली गई। और सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहां पर है दोस्तों? बैतूल जिले के एक सारणी स्थान है, सारणी नामक स्थान में यह है। क्या? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। तो ये आपको यहां पर इतनी सारी बातें इसके बारे में याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान द्वारा बटरफ्लाई फेस्टिवल यहां पर FES, इस तरह से बटरफ्लाई फेस्टिवल मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा मनाया गया था? आपसे दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे हम इस प्रश्न को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बटरफ्लाई फेस्टिवल जो है दोस्तों, ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा मनाया जाता है?
कौन सा वो नेशनल पार्क है जिसके द्वारा मित्रों बटरफ्लाई फेस्टिवल मनाया जाता है? तो देखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जो कि क्या मनाता है? बटरफ्लाई फेस्टिवल मनाता है। और नर्मदापुरम जिले में ये दोस्तों कहां पर है? ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम जिले में फैला हुआ है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। कब हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना? 1981 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। ये आपको यहां पर याद रखना है। चलिए माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहां पर है? शिवपुरी में है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। 1958 में माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। अच्छा, माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दोस्तों अगर हम आपको बताएं तो यहां से कुछ प्रमुख हाईवेज निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। देखिए नेशनल हाईवे 47 है जो दोस्तों ये ग्वालियर से जाता है बैतूल होते हुए। ये भी राष्ट्रीय उद्यान माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरता है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरता है मित्रों? ये माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरता है। नेशनल हाईवे 47 जो कि ग्वालियर होते हुए बैतूल में जाता है। क्लियर? अच्छा, नेशनल हाईवे 27 जो कि दोस्तों असम के सिलचर से स्टार्ट होता है दोस्तों। सिलचर से कहां तक जाता है ये दोस्तों? पोरबंदर तक जाता है। पोरबंदर तक जाता है गुजरात के पोरबंदर तक जाता है। असम के सिलचर से लेकर ये भी दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरता है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों यहाँ पर चांदपाठा झील पाई जाती है। कौन सी झील है दोस्तों? यहाँ पर चांदपाठा झील पाई जाती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और सांख्य सागर है दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे सांख्य सागर झील यहां पर पाई जाती है। कहां पर? माधव राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर झील है। और सांख्य सागर झील के बारे में हम आपको बताएं दोस्तों तो इसको 2022 में दोस्तों किसमें शामिल किया गया दोस्तों? इसको 2022 में इसको आर्द्र भूमि में शामिल कर दिया गया था दोस्तों। आर्द्र भूमि इसको बना दिया गया दोस्तों 2022 में। इसलिए दोस्तों सांख्य सागर झील और भी ज्यादा फेमस है। ये कहां पर है मित्रों? माधव राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? सांख्य सागर झील है दोस्तों। इसको आर्द्र भूमि की सूची में इसको शामिल कर दिया गया। क्लियर? तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। चलिए अगर भारत में देखा जाए तो वर्तमान में लगभग कितनी आर्द्र भूमियां हैं? लगभग 75 के आसपास वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमियां हैं। चलिए ठीक है, रामसर सूची जिसको कहते हैं ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा रामसर सूची। तो रामसर सूची की साइट में इसको शामिल कर दिया गया, मतलब ये आर्द्र भूमि बन गई। तो ये रामसर एक्चुअल में है क्या? रामसर दोस्तों ईरान का एक शहर है रामसर। और वहां पर एक समझौता हुआ था रामसर में। किस लिए यह समझौता हुआ था? यह समझौता दोस्तों इसलिए हुआ था ताकि दुनिया की जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं, जितने भी वेटलैंड एरिया हैं, उनको संरक्षण दिया जा सके और उनके लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से संरक्षण प्रदान किया जा सके। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर भारत में भी कई सारी आर्द्र भूमियों को यहाँ पर रामसर साइट में शामिल किया गया और दुनिया में कई सारी आर्द्र भूमियां हैं जिनको रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो जो आर्द्र भूमि दोस्तों रामसर सूची में शामिल हो जाती है उसको फिर अंतरराष्ट्रीय रूप से संरक्षण देने के लिए फंड मिलता है। तो इस तरह से उसका संरक्षण किया जा सकता है। ये है आपका यहाँ पर रामसर सूची के बारे में। क्लियर? तो सांख्य सागर झील है जो दोस्तों वो माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये आपको बात याद रखनी है। अच्छा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1955 में हुई थी। और ये अगर देखा जाए दोस्तों तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है। मंडला और बालाघाट जिले में यह फैला हुआ है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो एक हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान। कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना था दोस्तों? ये राष्ट्रीय उद्यान 2018 में बना था। और कहां पर है दोस्तों? श्योपुर जिले में है। वर्तमान में ये कहां पर है? श्योपुर जिले में है। यहां से दोस्तों नामीबिया से 8 चीतों को प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर मंगाया था अपने जन्मदिन के अवसर पर। ठीक है, और वर्तमान में अगर भारत में देखा जाए तो टोटल चीतों की संख्या जो है 18 हो गई है। भारत में यहां पर चीतों की संख्या टोटल कितनी हो गई है? लगभग 18 चीतों की संख्या हो गई है। तो ये बात आपको यहां पर इतनी सारी याद रखनी है। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। एक हमने यहां पर मैप लगाया है, उसको भी आप देख लीजिए एक बार। देखिए मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है जो
फेमस राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ये देखिए डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों भोपाल में है, जो कि आपका ये है आपका दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नर्मदापुरम जिले के आसपास के एरिया में यहाँ पर ये फैला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जिसको इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ये यहाँ पर है आपका। इसके अलावा ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आप देख सकते हैं। ये है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसके बारे में हमने यहाँ पर बताया। NH-47 यहाँ से नेशनल हाईवे गुजरता है, और इसके अलावा दोस्तों NH-27 यहाँ से गुजरता है, ये भी आपको याद रखना। ये है आपका पालनपुर कूनू राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये है इसकी लोकेशन। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है, और ये कौन सा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1955 में बना, ये हमने जस्ट अभी आपको बताया, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। घोघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, घोघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो ये टोटल भारत मध्य प्रदेश के क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, इनके बारे में आपको याद रखना है। अच्छा दोस्तों, यहां पर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए हम आपको यहां पर बताएंगे। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका मणिपुर में है दोस्तों, मणिपुर में है दोस्तों। लैमाटोल एक्चुअल में दोस्तों यहां पर झील है, कौन सी है दोस्तों? लैमाटोल नहीं है दोस्तों झील यहाँ पर, ये मीठे पानी की झील है यहाँ पर, ये याद रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम इरेज करेंगे। चलिए देखिए, ये मणिपुर में है दोस्तों भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, और ये मीठे पानी की झील है दोस्तों, मीठे पानी की झील है। आप लोग बताइए कमेंट में कौन सी झील है वो मीठे पानी की, जो कि मणिपुर में है दोस्तों, जहां पर एकमात्र तैरता हुआ भारत का क्या है, नेशनल पार्क है। ये आप लोगों को बताना है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहां पर देखिए, 42वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन मध्य प्रदेश में कहां पर हुआ? अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न नंबर 3 है, 42वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी, रोज की प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई दोस्तों, कहां पर? भोपाल में। मध्य प्रदेश में इसका आयोजन कहां पर हुआ था? भोपाल में इसका आयोजन हुआ था, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा भोपाल में हुआ कहां पर था? तो भोपाल में दोस्तों जो लिंक रोड 1 है, यहां पर इसका आयोजन किया गया था। मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी गुलाब गार्डन है दोस्तों, यहां पर मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी गुलाब गार्डन यहां पर बनाया गया है दोस्तों, लिंक रोड 1 पर, है ना। और यहीं पर दोस्तों गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। क्लियर? अच्छा, ये गुलाब गार्डन से यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और दूसरा गुलाब गार्डन कहां पर बन रहा है? रहा है का मतलब होता है दोस्तों कि अभी पूरी तरह से बनकर के यह तैयार नहीं हुआ है, और ये तैयार हो रहा है। इसका मतलब अभी ये ग्वालियर में बना नहीं है, लेकिन जिस दिन दोस्तों बन जाएगा उस दिन ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हो जाएगा। और दूसरा तो होगा क्योंकि पहला तो आपका भोपाल में बन चुका है। क्लियर? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और दूसरा गुलाब गार्डन ग्वालियर में बन रहा है, और मध्य प्रदेश का पहला गुलाब गार्डन जो है ये कहां पर है? ये भोपाल में है। इसके यहां पर गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन हाल ही में किया गया था, लिंक रोड 1 पर। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, एशिया का पहला ट्यूलिप गार्डन ये कहां पर है दोस्तों? एशिया का पहला ट्यूलिप गार्डन ये कहां पर है? तो ये आपको बताना है। ट्यूलिप गार्डन जो है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में कहां पर है दोस्तों? ये श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर वाले एरिया में ये पड़ता है। एशिया का पहला ट्यूलिप गार्डन ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। दोस्तों आपने ट्यूलिप के फूल देखे होंगे, कई मूवीज में बहुत सारे आपको जम्मू कश्मीर वाला सीन दिखाई देता होगा, है ना। देखा एक ख्वाब तो थे क्या, गुल खिले हुए, ऐसा वाला आपने गाना जो सुना है, उसमें बहुत सारे जो फ्लावर दिखाई देते हैं वो सारे फूल किसके हैं? ट्यूलिप के फ्लावर आपको दिखाई वहां पर देते हैं। क्लियर? तो ये ट्यूलिप गार्डन इसी तरह के गार्डन होते हैं। ये इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन इसका नाम रखा गया है। ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। क्लियर? तो ये बात आपको दोस्तों याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न है आप लोगों के सामने, हाल ही में आरबीआई के द्वारा हरित परियोजनाओं की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कौन सा बॉन्ड जारी किया है? एक तो दोस्तों यहां पर बॉन्ड पर हम फोकस करेंगे, किस चीज पर? ये बॉन्ड जो आपके सामने लिखा है ना। और दूसरी बात, इसके बारे में समझने के बाद हम यहां पर कुछ अन्य फैक्ट को देखेंगे, आखिर ये ग्रीन सॉवरेन बॉन्ड क्या होता है, जो कि इसका उत्तर है। तो देखिए,
आरबीआई के द्वारा दोस्तों हाल ही में ग्रीन सॉवरेन बॉन्ड जारी किए गए थे हरित परियोजनाओं को वित्तीय फंड प्राप्त करने के लिए। देखिए दोस्तों, जो भारत सरकार है वो हमारे देश में विकास करना चाहती है ना, और विकास कुछ इस तरह का विकास करना चाहती है जो कि सतत विकास हो, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। और इसके साथ साथ में इसके लिए क्या जरूरी है दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें। तो दोस्तों, पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए यानी कि हरित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार को पैसों की जरूरत तो पड़ेगी। अगर भारत सरकार को पैसों की जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए कि भारत सरकार जनता से पैसे लेना चाहती है, तो वो क्या करेगी, बॉन्ड जारी करवाएगी, है ना। एक प्रकार से दोस्तों बॉन्ड जो होता है एक कागज का पत्र होता है, और आरबीआई के भरोसे पर जनता उस बॉन्ड को खरीदती है कुछ पैसे जमा करके। लेकिन एक साल बाद जब जनता उसी बॉन्ड को वापस लेकर के उनके पास जाएगी, तो उस बॉन्ड के बदले जनता को ज्यादा पैसा मिल जाएगा, तो जनता को भी लाभ हो जाएगा और सरकार को भी अपनी परियोजनाओं को गति प्रदान करने के लिए जो है पैसे प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर। तो यहां इस तरह से, इस कारण से यहां पर ग्रीन सॉवरेन बॉन्ड जारी किया था। अच्छा, इस बॉन्ड का नाम ग्रीन क्यों रखा, क्योंकि दोस्तों हरित परियोजनाओं के लिए सरकार ने बताया कि हमें पैसे चाहिए, इसलिए इस बॉन्ड का नाम क्या रखा, ग्रीन सॉवरेन बॉन्ड। तो आपको बॉन्ड समझ में यहां पर आया होगा। क्लियर। तो अभी हाल ही में ग्रीन सॉवरेन बॉन्ड जारी किए थे, किसने, आरबीआई ने, हरित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए। क्लियर। अच्छा, वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड अभी हाल ही में किसने 2023 में जारी किए थे, वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड। तो देखिए इस बॉन्ड का नाम क्या है, वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड। तो मतलब इस बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा आएगा उस पैसे का उपयोग किसके लिए किया जाएगा, वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इस बॉन्ड से जो पैसा मिलेगा उसका उपयोग मित्रों किया जाएगा। क्लियर। तो वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड है जो दोस्तों ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किए गए थे। क्लियर। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किए गए थे, और किसका संरक्षण करने के लिए, कौन से जीवों का संरक्षण करने के लिए दोस्तों, तो ब्लैक राइनो का संरक्षण करने के लिए। किसका, ब्लैक राइनो का संरक्षण, काले गैंडों के संरक्षण के लिए इस बॉन्ड को जारी किया था किसने, वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक के द्वारा। क्लियर। तो इसीलिए इनको, ये वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को, इसको राइनो बॉन्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, राइनो बॉन्ड भी कहा जाता है, राइनो बॉन्ड भी कहा जाता है। क्लियर। तो ये बात भी दोस्तों आपको याद रखना है। अच्छा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है जो दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब का है, और इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये कब का है। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था, ये 1986 में बना था दोस्तों। कब बना था, 1986 में बना था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और इसके अलावा दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये आपका 1972 का है, 1972 का है। यदि कोई व्यक्ति दोस्तों वन्य जीवों को मारता है या उनको नुकसान पहुंचाता है या उनका अवैध रूप से शिकार करता है, तो ऐसे में क्या होगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की जो धाराएं हैं उन धाराओं के तहत, संबंधित धाराओं के तहत उस व्यक्ति को सजा का प्रावधान यहां पर किया गया है। क्लियर। तो ये बात भी आपको मित्रों याद रखनी है। चलिए यहां पर देखिए नरेगा के बारे में थोड़ा सा आपको यहां पर समझना है दोस्तों। नरेगा के बारे में देखिए, नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यहां पर आप लोग लिखेंगे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल गारंटी एक्ट। दोस्तों ये एक्ट कब बना था, ये अधिनियम दोस्तों बना था 2005 में, इसको अधिनियमित किया गया था। 2005 में यह अधिनियम बना था। और यहां पर आपको याद रखना थोड़ा सा, इसके बारे में हम आपको यहां पर विस्तार से जानकारी देने की कोशिश करेंगे नरेगा के बारे में। नरेगा के बारे में इसका फुल फॉर्म आपने देखा होगा, नेशनल, यहां पर ए नहीं है, हाँ, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट दोस्तों कब बना था, ये 2005 में बना था। क्लियर। इसके अलावा 2 फरवरी दोस्तों, 2 फरवरी 2006 से इसको लागू कर दिया गया। क्लियर। 2 जनवरी 2006 से इसको लागू कर दिया गया। 2008 में दोस्तों, 2008 में इसको संपूर्ण भारत में लागू किया गया। क्लियर। संपूर्ण भारत में
लागू किया गया। ये भी आपको यहां पर लिख लेना है। इसके अलावा दोस्तों 2009 में यहां पर नरेगा से इसका नाम बदल करके थोड़ा सा इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था। क्या किया गया था? मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका 2009 में कर दिया गया था। क्लियर? जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए यहां पर दोस्तों इसका प्रावधान किया गया था। मिनिमम रोजगार इसके माध्यम से दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को जो कि ग्रामीण एरिया से संबंधित है। क्लियर? तो ये बात भी आपको यहां पर नरेगा के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको रखनी है। क्लियर? चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है। नेक्स्ट दोस्तों 5वां प्रश्न है अपना, ये चौथा प्रश्न हमने यहां पर देख लिया है ना। 5वां प्रश्न है अपना, देखिए 5वां प्रश्न है 2023 में आयोजित 15वें हॉकी विश्व कप की विजेता टीम कौन सी थी? यहां पर ये आपको बताना है। 2023 में दोस्तों 15वें नंबर का हॉकी का विश्व कप हुआ है और इसकी विजेता टीम कौन सी थी? तो दोस्तों विजेता टीम का नाम है क्या? जर्मनी। दोस्तों विजेता टीम कौन सी थी? जर्मनी विजेता इसकी टीम रही है। अच्छा, अगर उप विजेता का नाम पूछा जाए दोस्तों, आजकल उप विजेता बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहते हैं, इनका नाम भी पूछ लिया जाता है। तो उप विजेता टीम इसकी बेल्जियम थी, ये भी आपको याद रखना है। उप विजेता टीम कौन सी थी? बेल्जियम थी। अच्छा, इसका आयोजन दोस्तों, इसका आयोजन उड़ीसा में किया गया था। और उड़ीसा में कहां पर किया गया था? तो एक तो दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। ये जो हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था इस बार भारत में हुआ था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों राउरकेला स्टेडियम है उड़ीसा में, यहां पर भी दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। और याद रखना जो दोस्तों, जो राउरकेला स्टेडियम है इसका नाम बदल करके यहां पर क्या रखा गया है दोस्तों? बिरसा मुंडा स्टेडियम इसका किया गया है। बिरसा मुंडा स्टेडियम के नाम पर इसका नाम रखा गया है। क्लियर? तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, जर्मनी जो दोस्तों इसका विजेता था, इसको गोल्ड मेडल मिला। थोड़ा सा यहां पर हमारी बात पर ज्यादा ध्यान देंगे। जर्मनी जो है इसको गोल्ड मेडल मिला। और दोस्तों जर्मनी की टीम का बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको मिला था? निकलास बेलेन को मिला था। निकलास बेलेन जर्मनी का खिलाड़ी है दोस्तों हॉकी का, और इसको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड इसको मिला। क्लियर? अच्छा, बेल्जियम जो है दोस्तों इसने सिल्वर मेडल जीता था। बेल्जियम ने सिल्वर मेडल जीता। अच्छा, बेल्जियम जो टीम है दोस्तों, इस टीम को फेयर प्ले का अवार्ड मिला। मतलब इस टीम ने बहुत अच्छा यहां पर प्रदर्शन किया था। भले ही ये उप विजेता रही, लेकिन इनका प्रदर्शन जो है मित्रों ये बहुत अच्छा रहा, तो इसको क्या फेयर प्ले का अवार्ड यहां पर दिया गया। अच्छा, नीदरलैंड दोस्तों तीसरे नंबर पर आई। नीदरलैंड को कांस्य पदक दिया गया था। यहां पर कौन सा पदक दिया गया था? कांस्य पदक दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, भारत केवल एक बार जीता है। भारत केवल दोस्तों अभी तक एक बार ही जीता है हॉकी का वर्ल्ड कप, और वो कब जीता था? 1975 में दोस्तों हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। भारत एक बार ही अभी तक जीता है। अगर सर्वाधिक बार पूछा जाए आपसे कि आज तक सबसे ज्यादा बार हॉकी किसने जीता है, तो सर्वाधिक बार अगर पूछा जाए तो वो किसने जीता है? पाकिस्तान ने जीता है। सर्वाधिक बार किसने जीता? पाकिस्तान ने कितनी बार दोस्तों जीता है? 4 बार पाकिस्तान ने जीता है। भारत ने केवल आज तक एक बार ही इसको जीता है हॉकी के वर्ल्ड कप को। क्लियर? तो ये आपको यहां पर याद रखना। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और है, हॉकी विश्व कप के बारे में दोस्तों यहां पर हमने कुछ कॉमन जानकारी रखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके बारे में। देखिए दोस्तों, हॉकी वर्ल्ड कप है जो दोस्तों, इसकी शुरुआत 1971 में 1971 में इसकी शुरुआत यहां पर की गई थी। दोस्तों प्रत्येक 4 वर्ष में इसको ये गेम आयोजित होते हैं। हॉकी का वर्ल्ड कप कितने साल में होता है? प्रत्येक 4 वर्ष में ये वर्ल्ड कप होता है। अच्छा, जो शुरुआत इसकी 1971 में हुई थी दोस्तों, तो पहले 2 बार दोस्तों इसका आयोजन 2-2 साल के गैप में किया गया था, लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों 4 वर्ष इसका टाइम कर दिया गया कि 4 साल में एक बार हॉकी का वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, भारत ने प्रथम गोल्ड जो जीता था 1928 में जीता था दोस्तों पहला गोल्ड, लेकिन पहली बार दोस्तों 1975 में भारत ने हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था। गोल्ड भले ही 1928 में पहली बार दोस्तों मेजर ध्यानचंद थे, मेजर ध्यानचंद यहां पर रहे हैं, तो इनके ही नेतृत्व में दोस्तों जो है भारत ने क्या वर्ल्ड कप यहां पर जीता। इसलिए इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है ना। तो 1928 में भारत ने हॉकी में पहला गोल्ड जो है 1928 में जीता था, ये आपको याद रखना है। अच्छा, भारत ने अंतिम बार गोल्ड कब जीता था हॉकी का? तो 1980 में भारत ने अंतिम बार गोल्ड जीता था। 1980 में भारत ने पहली बार अंतिम बार 1980 में इसका गोल्ड जीता था। दोस्तों ये हॉकी के बारे में जानकारी थी, इसको आपको यहां पर
याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर हमने 5 प्रश्न को बहुत ही दोस्तों काफी डिटेल के साथ में समझने की कोशिश की है। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न है और उसका सारा डिटेल है, ये आपको अपने नोट्स में नोट कर लेना है। आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे वीडियो। तो दोस्तों हम लोग जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों सभी को जय हिंद।